हेलो एंड वेलकम टू विजय सर क्लासेस। मैं हूं रंजीता, आपकी सोशल साइंस गाइड, आपकी कोच। और एक बार फिर मैं यहां पर हूं सोशल साइंस से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हम अपने 10th में यूनिट 3 सिविक्स के अंदर में पावर शेयरिंग चैप्टर जो है, पिछले बार हमने इसको स्टार्ट किया था। और इसके अंदर में हमने बेल्जियम, श्रीलंका, ये 2 कंट्रीज़ को लेकर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पर किस तरह की समस्याएं, खासकर किस सेंस को लेकर, इसको लेकर कि जब एक ही कंट्री में अलग अलग डाइवर्सिटीज़ होती है, अलग जाति या अलग लैंग्वेज के लोग अगर एक ही देश में होते हैं, या अगर बहुत एक मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, इस तरह की जब समस्या उत्पन्न होती है तो उसका सामना किस तरह से किया जाना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने 2 कंट्रीज़ बेल्जियम और श्रीलंका में इसी तरह की समस्याओं को न केवल देखा, बल्कि हमने ये भी देखा कि दोनों ही कंट्रीज़ ने किस तरह से इन समस्याओं को सुलझाया। हमने जाना कि बेल्जियम का जो तरीका था ये कहीं ज़्यादा उनके देश के लिए अच्छा रहा, जिसमें किसी तरह के खून खराबे या जो हम सिविल वॉर जिसकी हम बात कर रहे हैं करते हैं हम, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जबकि इसके ठीक विपरीत श्रीलंका में किस तरह की घटनाएं हुई, किस तरह से ब्लड शेड हुआ, वो भी हमने लास्ट क्लास में देखा। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बाकायदा आप सर्च कर सकते हैं। इस मेरे लिए वो बताना इसलिए संभव नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे बुक के अंदर में नहीं था, और शायद वो अच्छा भी नहीं होता बताना। ठीक है, उस तरह की चीज़ें जो है जब आपकी बुक में ही नहीं है तो वो बताना मेरे लिए, मुझे नहीं लगा कि वो ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आप उसमें और भी सर्च कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने किया होगा और जाना होगा। ठीक है, आइए अब हम इसी टॉपिक के अंदर में, पावर शेयरिंग के अंदर में ही हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो पावर शेयरिंग की बात जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि बेल्जियम में किस तरह से जो पावर है, पावर शेयरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी कहते हैं ना। और पावर शेयरिंग के प्रकार, टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग के प्रकार, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये जो पावर है उसको शेयर किया जाता है, जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या देखा जाता था कि ये जो पूरा होल पावर होगा वो 2 ही तरह से बांटा जा सकता है। या तो वो किसी ग्रुप में होगा, या तो पूरा पावर किसी ग्रुप के पास में होगा, या फिर वो किसी पर्सन के पास में होगा। ठीक है, तो ये पर्सन तो समझ में आ गया। ये ग्रुप क्या है, हो सकता है ये ग्रुप मेजॉरिटी ग्रुप हो, रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप हो, या फिर कास्ट बेस्ड मेजॉरिटी ग्रुप हो, लैंग्वेज बेस्ड मेजॉरिटी ग्रुप हो। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ऐसा कहा जाता था कि जो पूरा पावर है वो या तो किसी ग्रुप के पास में या तो किसी पर्सन के पास में होगा, और यही सही तरीका है, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सब जगह डेमोक्रेसी है। अगर कुछ को छोड़ दिया जाए, जो अभी हाल की घटनाएं हो रही हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ये जो डेमोक्रेसी है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीतिक शक्ति का जो पूरा सोर्स है वो किसके पास में होता है, पीपल के पास में होता है। जो हमारा जो डेफिनेशन है ना, जो इससे पहले भी हम लोग काफ़ी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इससे हमको टोटल क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी में जो पूरा जो पॉलिटिकल पावर होता है वो किनके हाथों में होता है, वो पीपल के, लोगों के हाथों में होता है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम तो उसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे अपने वोटिंग राइट्स हैं। और जब कभी भी इलेक्शन होता है तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। लोकसभा इलेक्शन में हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकसभा में जाके हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं,
हैं, फिर उसका एप्लीकेशन होता है। तो इस तरह से फाइनली ये जो कंट्रोल किसके साथ में, किसके पास में होता है, ये पावर किसके हाथ में होता है, लोगों के हाथ में ही होता है। क्योंकि अगर लोगों को ये पसंद नहीं आता है, ये गवर्नमेंट का कामकाज अगर पसंद नहीं आता है, तो उनके पास में इतना पावर होता है, वोटिंग पावर, कि वो अगले इलेक्शन में क्या है, उनको वोट नहीं करती हैं और वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर में जो पूरा पॉलिटिकल पावर है वो किसके हाथ में होता है, वो पीपल, वो लोगों के हाथ में होता है। इसके अलावा क्या है, और भी हम पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसके अलावा और भी क्या है, पावर शेयरिंग हम देख सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपने फर्स्ट हम लोग लेके चलें तो क्या है, पावर शेयरिंग किनके बीच में हो सकता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में ये पावर शेयरिंग होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ इसको। तो यहाँ पर हम पावर शेयरिंग का क्या देखते हैं, सबसे पहले तो अगर आपको पता है तो भी मैं बता दूं कि लेजिस्लेटिव क्या करती है। लेजिस्लेटिव हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, जैसे कि संसद हमारी हो गई वो। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, उन बने कानूनों को एप्लीकेबल कराने का काम करती है, उनका जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो कराने का काम करती है। और जुडिशरी क्या है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर कंट्रोल करने, मतलब कहीं वो लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से इतर होके तो काम नहीं कर रहे हैं, और अगर करते हैं तो फिर ये क्या है, जुडिशरी अपना काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीन अलग अलग बॉडी आपको दिख रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनके अपने अलग अलग पावर हैं, है ना। अलग अलग पावर कैसे हैं इसमें, ये जो लेजिस्लेटिव हैं इनको क्या है, संविधान जो है उनके मुताबिक इनको चुना जाता है, ठीक है। अगर ये कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो कि पीपल, जनता के फेवर में नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशरी उसको बदलने के लिए कह सकती है या फिर उसको बदल सकती है, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में भी क्या रहता है, जुडिशरी का कंट्रोल रहता है, ठीक है। कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, अगर वो कोई गलत तरीके से काम करती है, वो ऐसा काम करती है कि जिससे जनता के हितों को किसी तरह से नुकसान पहुंचता है, तो क्या है, जुडिशरी अपना काम करती है। तो ये एक अलग बॉडी हुई, इनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और इनका अपना अलग अलग पावर है, और ये पावर एक दूसरे में ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और ये जो जुडिशरी है, इसमें जितने भी जो काम करने वाले लोग हैं, जजेस हैं, तो उनकी जो नियुक्ति, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन है, इनके हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, सब इनके अपने अलग अलग पावर है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये सीधी सीधी क्या हुई, ये पावर शेयरिंग हो गया, पावर का शेयर हो गया, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, किसी को किसी से शिकायत का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखोगे। आप इतना कह सकते हो कि ये इस तरह, इसमें पावर शेयरिंग क्या है, ये हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। अगर ये लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी है, तो इसमें पावर शेयरिंग क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसी को चले सेकंड नंबर पे अगर हम चलते हैं तो क्या है, देखिए, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब 10th क्लास के बच्चों को आई थिंक इतना तो पता होगा ही कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 3 तरह की गवर्नमेंट काम करती है ना। एक होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हम सभी जानते हैं, जो लोकसभा में जिन मेंबर्स को हम चुन के भेजते हैं, लोकसभा में जो वहाँ से क्या है, पूरा इनका कैबिनेट मिनिस्ट्री ये पूरा रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक इसी तरह से हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होता है। हमको ये भी पता है, हमने आई थिंक लास्ट
क्लास में ही हमने ये पढ़ा था कि कहीं पर, हाँ, ये बेल्जियम के मामले में हमने क्या पढ़ा था, बेल्जियम के मामले में हमने ये पढ़ा था कि अपने देश में उन लोगों ने किसी तरह के टकराव को रोकने के लिए क्या किया, ये व्यवस्था की कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी, ठीक है, ये स्वतंत्र डिसीजन ले सकती है, ऐसा उनके देश में किया गया और ये सही भी साबित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिफरेंट है, स्टेट लेवल का है, स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी बहुत अधिक स्वतंत्रता है किसी भी मामले में डिसीजन लेने के लिए, इनका अपना पावर है और इनका अपना पावर है, ठीक है। एक तीसरे तरह का भी गवर्नमेंट होता है जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, अगर हमारे देश में ये करें, बात करें तो जो नगर निगम होता है, नगर पालिका या नगर पंचायत होता है, ठीक है, तो ये इसको भी क्या कहते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट के अपने पावर होते हैं, ठीक है। तो ये जो और ये तीनों ही पावर क्या है, इनके पावर बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही स्पष्ट हैं और कोई भी किसी के दायरे में, किसी की बाउंड्री में पैर नहीं फैलाता, जिसके कारण क्या है, एक सही पावर शेयरिंग होता है ना, और किसी तरह की समस्या नहीं होती है। तो ये जो पावर शेयरिंग है इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। वर्टिकल कैसे हो गया, देखिए सबसे ऊपर लेवल पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके नीचे के लेवल पर होता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे पे होता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इनके जो पावर हैं ये पूरी तरह से परिभाषित है और किसी तरह के ओवरलैपिंग की कोई संभावना ही नहीं है। थर्ड में अगर हम आए तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, लैंग्वेज, रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, किसी एक देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म, बहुत सारे अलग अलग जाति, रिलीजन और लैंग्वेज के लोग हो सकते हैं। जैसे हमारा जो देश है, हमारे देश में तो इतनी सारी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से क्या है, पावर शेयरिंग किया जाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, तो उसका मतलब ही यही है कि कोई भी छोटा से छोटा ग्रुप है, कोई भी अगर व्यक्ति है तो भी क्या है, उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उसको भी बोलने का हक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो माइनॉरिटी जो लेवल है, माइनॉरिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो क्या है, माइनॉरिटी ग्रुप पर किसी तरह से अपने पावर को दिखा नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज बेसिस पे जो है वो पावर शेयरिंग होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। रिलीजियस ग्रुप्स जो है, अब भी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात कही कि अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, है ना, तो उनके बीच में क्या है, सबके अपने अपने दायरे हैं और कोई भी किसी के दायरे को क्या है, ओवरलैप नहीं कर सकता है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान है, यहाँ पर एक सोशल ग्रुप जो है वो महिलाओं का भी है। तो हमारे देश में क्या किया गया है, जो ये लोकल गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ पर 33% रिजर्वेशन जो है वो केवल और केवल किसके लिए है, वो केवल महिलाओं के लिए है। तो इस तरह से क्या है, ये पावर शेयरिंग का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, 22 भाषाओं को, लैंग्वेजेस को हमने स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या बताता है, पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी को बताता है। मतलब उनको साइड लाइन नहीं किया गया है, उनको भी क्या है, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है। और ये सारा चीज़ किसके कारण हुआ है, ये अच्छी सत्ता की साझेदारी के कारण ही हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरह से और जो सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप में एक हमने महिलाओं की बात तो की ही, एक जो पिछड़े वर्ग जो है हमारे देश में, कुछ बैकवर्ड क्लासेस, कुछ पिछड़े वर्ग हैं, तो बाकायदा क्या किया जाता है, सत्ता की साझेदारी में उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। अगर स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो, ठीक है। उनके लिए जो रिजर्वेशन वगैरह जो है, ये सब कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश है, ठीक है। सबके साथ मिलके वो लोग
चल सकें, ये इसलिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ जो हम देख रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स को हिंदी में कहते हैं दबाव समूह। दबाव समूह, ठीक है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कोई भी जो आंदोलन वगैरह होता है ना, तो ये इनके बीच में भी क्या होती है, सत्ता की साझेदारी होती है, होनी चाहिए। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स कुछ भी ऐसे, ये सब प्रेशर ग्रुप्स के अंदर में ही आते हैं। मतलब दबाव समूह अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात कहने के लिए प्रेशर डालने वाला ग्रुप, कि हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ हम से कौन मतलब है, यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं ना, पीपल, ये कह रहा है ऐसा कि हम ऐसा चाहते हैं, और वो इसलिए क्या करता है, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालता है, इसीलिए इसको क्या है, प्रेशर ग्रुप कहा गया है। ये मूवमेंट जो है वो इसी के अंदर में आता है, जो अलग अलग तरीके के आंदोलन किए जाते हैं, स्ट्राइक किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए। और आखिर गवर्नमेंट किस लिए काम कर रही है, जनता के लिए ही तो काम कर रही है ना। तो वो क्या है, जनता की मांगों पर विचार करती है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ मानने वाली होती है तो उसको क्या है, ज़रूर माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, पावर शेयर किया गया है इनको भी। और पॉलिटिकल पार्टी की तो जहाँ तक बात है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, और इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर ये क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग पार्टियां अपनी कैंपेन करती हैं, और जनता जिस कैंपेन से, जिस पार्टी के आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित होती है, वो क्या करती हैं, उनको वोट करती हैं। ठीक है, और अगर जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और ये गवर्नमेंट अगर जनता के फेवर में फैसले लेती है तब तक ठीक है, लेकिन अगर कहीं ये अपने बाउंड्रीज़ को पार करती है, अपने पावर को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है, उसका मिसयूज़ करती है, तो हमारी जनता के पास में ये अल्टरनेटिव, ये विकल्प मौजूद होता है कि वो अगली गवर्नमेंट में उनको पूरी तरह से साइडलाइन, या अगले इलेक्शन में वो उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दें। ठीक है, इनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ना, ये इनका बेस एक्चुअली क्या रहता है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इनका बेस रहता है। मतलब अगर हम मान के चलें कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हैं तो उनके बीच में क्या है, प्रतिस्पर्धा चलती है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जिसको हेल्दी कंपटीशन हम कह सकते हैं, यह आइडियोलॉजी की बात होती है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे क्या है, इनके बीच में पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जिस आइडियोलॉजी को जनता मानेगी, उससे प्रभावित होगी, वो उसी को वोट देगी, और वही पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। तो आखिर किसकी बात मानी गई, फाइनली पूरा जो पावर है वो किसके पास में रहा, पीपल के पास में रहा, लोगों के पास में ही रहा, यही माना जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने 4 तरह के हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया, पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में किस तरह के पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी होती है, ये अभी हमने स्टडी की। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों की समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है पावर शेयरिंग वो होता है ख़त्म। अगले क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।